time we have invited Mr. Dinshaw Irani. He is the Chief Executive Officer at Helios Mutual Funds. He comes with almost more than 3 decades of experience, and idea is again to understand his plan and talk about more of a financial services product. The idea behind this series is we call it as a important series, which is Investment Manager Perspective series. And the simple idea is basically get some experienced people and understand their perspective and try and leverage their experience. So आज हमारे साथ में दिनशा जी, really appreciate, thank you for coming down personally. तो जस्ट आपसे पूछना था आपकी लाइक कैन वी स्टार्ट विथ योर जर्नी, लाइक ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है 30 साल का एक्सपीरियंस है. हाँ जी. तो कैन यू शेयर योर जर्नी? देखिए अनुप जी, धन्यवाद पहले तो आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए. तो मेरी जर्नी तो एक्चुअली चालू हुई थी 94 में इक्विटी मार्केट में. तो 94 में हमने, तब तक मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हुआ करता था कैपिटल मार्केट मैगजीन करके. वो मैंने ज्वाइन की थी 90 में, और 94 जब मैंने छोड़ा तब मैं वहाँ पे असिस्टेंट एडिटर था. तो वो छोड़ के एक बुटीक इक्विटी रिसर्च हाउस चालू किया जो प्योर रिसर्च प्रोवाइड करता था, इक्विटी रिसर्च प्रोवाइड करता था. ब्रोकिंग कार्ड नहीं था हमारे पास, तो हमारा रिसर्च अट्रैक्ट करता था ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज हम किसी और ब्रोकर को देते और वो हम शेयर करते थे. दैट वाज द, अच्छा लगता है वो तो वेरी फ्यू मतलब हम ही थे पहले, तो हम ही थे, फिर बाद में बाकी सब लोग आए. और इतने बढ़िया थे हम लोग, क्योंकि हमारा टीम एक्सपैंड होकर 18-19 लोग हो गए थे हमारे पास. तो यू कैन इमेजिन कि कितना जनरेट होता था. और उस टाइम पे कोई डिजिटल नहीं था, कुछ नहीं, सब फिजिकल, और ब्रोकरेज भी बहुत अच्छी मिलती थी उस समय. तो एनीवे, सो वो जर्नी थी. और 94 में एक्चुअली मैं समीर जी को मिला, समीर अरोड़ा जी हमारे जो हिलियोस में. तो वो हमारे रिसर्च बहुत पसंद करते थे. वॉज द लार्जेस्ट फंड मैनेजर इन द कंट्री देन. तो हम उन्हें सर्विस करते रहे. फिर 98 में डिसबैंड हो गए, क्योंकि बाजार भी इतना बढ़िया नहीं था. बी साइड बहुत हो गया अभी, और अपने अपने रास्ते सब निकल गए जो हमारे लोग थे. और मैं ज्वाइन किया बाई साइड पे, एक म्यूचुअल फंड में आया मैं. और वो म्यूचुअल फंड था सन FNC फंड, सन फॉरेन कॉलोनियल, बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड था. तो वहाँ मैं 1 साल रहा. उसके बाद में समीर जी ने बोला कि म्यूचुअल फंड में आई हो तो मेरे पास आ जाओ. तो मैं उनको ज्वाइन कर लिया अलायंस कैपिटल में. वो था 99 एंड में, 99 एंड में. फिर 2003 में हम दोनों ने सोचा कि बहुत हो गया यहाँ पे, अभी छोड़ो और कुछ नया चालू करो. तो हमने दोनों ने छोड़ के फिर हमारा हीलियोस कैपिटल चालू किया. तब तो जब चालू किया 2005 में, फॉर्मेशन में टाइम लगता है इसलिए 2005 में चालू हुआ. अल्टीमेटली फंड रेज वगैरह किया था हमने, एक ऑफशोर फंड से चालू किया. तो हमारा हीलियोस स्ट्रैटेजिक फंड, वो हमारा अभी भी फ्लैगशिप फंड है. तो उसमें हम मनी रेज करते थे बाहर से, US यूरोप वगैरह से, और इन्वेस्ट करते थे इंडिया में. तो इंडिया फोकस फंड था. 2010 में एक्चुअली ICICI प्रूडेंशियल ने अप्रोच किया हमें और बोले कि आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ एक PMS कर लीजिए. तो हमने बोला क्यों नहीं, चलो उनके साथ हमने PMS चालू कर दिया. प्लेटफॉर्म उनका था, एडवाइजरी हमारी थी. एक्चुअली हमारा ही PMS था, बट एडवाइजरी के बेसिस पे था. अगेन उस समय एक पहली नई एडवाइजरी हुई थी. तो वो हमने किया दिसंबर 19 तक. फिर तब तक हमें हमारा खुद का लाइसेंस मिल गया था PMS AIF का. तो हमने उनको बोला कि बहुत हो गया, चलिए हम हमारा चालू करते हैं. तो उनसे रिलेशनशिप छोड़ी और खुद का PMS चालू किया 2000 में. और फिर 2023 में अगस्त में हमें हमारा म्यूचुअल फंड का भी लाइसेंस मिल गया. और फिर हमारी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू हो गई. करेक्ट. तो मैं देख रहा था कि अपना हेलियस सिंगापुर है और अभी अपना हेलियस म्यूचुअल फंड है. सो कैन यू इसके बारे में थोड़ा कुछ अगर आप. तो हेलियस सिंगापुर एक्चुअली पेरेंट कंपनी है. जो हमारा हेलियस कैपिटल है, वो भी जो प्रमोटिंग एंटिटी है वो हेलियस सिंगापुर है. मेजॉरिटी शेयर होल्डर उनका है और माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग मेरी है. दैट्स हाउ द स्प्लिट इज. अदरवाइज पेरेंटेज तो सेम ही है सबकी. और जैसे मैंने बोला, समीर जी तो वेटरन है इस फील्ड में, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फंड मैनेजर रहे हैं कंट्री के. तो वो एवरी रोज सुबह 8:30 बजे हमारा एक कॉल होता है सिंगापुर का और इंडिया का. और उसमें यही सब स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है, क्या करना है, क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं. तो इट्स मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस एवरी डे फ्रॉम हिम. वो एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, मैं समीर जी को भी मिला था, अब मैं आपसे भी मिल रहा हूँ. मुझे अभी भी ऐसे जो एनर्जी का जो फीलिंग होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं है. लाइक तो क्या राज है, मतलब लाइक इट्स किस तरीके का जी राज? हमें तो ये लगता है जैसे समीर और मैं दोनों हमेशा हंसते रहने चाहिए. तभी आपकी एनर्जी बढ़ती रहती है. कि बाजार वैसे ही इतना वो होता है ना टेंशन वाला, तो हंसने से क्या होता है, डोपामाइन करके ड्रग होता है, वो बॉडी प्रोड्यूस करती है. तो उसके चलते आपको हाई एनर्जी लेवल हमेशा रहते हैं. तो वही है हमारा राज है और कुछ नहीं. ऑब्वियसली एक तो वही कि लर्निंग, ऑलवेज बी हम्बल.
कभी ऐसा मत सोचिए कि आप दूसरे से बड़े हैं, हमेशा एक लर्निंग रखिए, जो भी कोई करता है उससे सीखिए कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो बस वही आपका माइंड ओपन होना चाहिए, बस वैसा। और एक यूनिक प्रोपोजिशन मुझे हेलियोस में दिखता है कि आप समीर जी ले लीजिए, आप ले लीजिए, आलोक जी है जो आपके हेड ऑफ रिसर्च है, उसके बाद में आपके अभय जी है, लाइक जो आपके CIOs है। तो ये सब लोगों का अगर आप एक्सपीरियंस देखोगे, सब 30+ सॉर्ट ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या यूनिकनेस बिल्ट आती है टेबल के ऊपर जब 30 ईयर+ ईच एवरी इंडिविजुअल कम्स एंड पुट ऑन द टेबल बेसिकली। तो एक्चुअली एक चीज़ करेक्ट करूँगा, आलोक जी जो है वो CIO है और अभय जो है वो हमारे हेड ऑफ रिसर्च है। तो हम एक्चुअली एक और जो हमारे हैं वो हमारे जो ऑल्टरनेट मैनेज करते हैं, जो हमारा PMS AIF मैनेज करते हैं, धर्मेंद्र ग्रोवर जी, वो भी 30 साल का एक्सपीरियंस है। अभी आप ये सोचिए, एक्सपीरियंस तो आप साइड में रखिए, लेकिन ये सोचिए कि हम एक दूसरे को कब से जानते हैं। मैंने जैसे आपको बोला, समीर जी को मैं 94 से जानता हूँ और उनके साथ काम किया 2000 से, तो मतलब 24 साल उनके साथ काम किया मैंने। जो अभय हैं हमारे हेड ऑफ रिसर्च, उनको मैं जानता हूँ 94 से। धर्मेंद्र ग्रोवर जो हमारे हेड ऑफ PMS AIF हैं, उनको मैं जानता हूँ 94, क्योंकि ये दो मेरे साथ काम किए थे। तो जब हमने चालू किया हीलियोस, तो पहली चीज हमारे जहन में ये थी कि इन सबको वापस ले आओ, तो इसलिए इनको वापस लाए। तो ये अभय जो है हमारे साथ 2007 से हैं, मई 2007 से लगे हुए हैं। आलोक जी जो आपने बोला, उनको मैं 98 से जानता हूँ, क्योंकि 98 में मैं जब बाई साइड में गया तो ये सेल साइड में वो करते थे, सर्विस करते थे। तो और समीर जी तो उनको 94 से जानते हैं कि वो हमसे। तो ये सोचिए कि ये 30 साल वाले जो लोग हैं, वो नॉट ओनली एक्सपीरियंस बट जो एक साथ काम किए हैं, उसके चलते ऐसा नहीं है कि जो टॉप का आदमी है उसका अपना थिंकिंग है और नीचे वालों का, तो ये 30 साल वाले साथ में कभी काम ही नहीं कर सकते थे। एक मतलब आप समझिए 5 बॉडीज होंगी, लेकिन एक दिमाग चल रहा है लिटरली, मतलब सबका मिलके एक दिमाग हो गया है। तो उसका जो यूनिकनेस है वो तो आपको परफॉर्मेंस में ही दिखता है, वो आपको अल्फा में ही दिखता है। हमारी जो स्ट्रैटेजी भी है वो बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी है। मतलब आपने एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग शायद ही कहीं सुना हो, हमने तो उल्टा ट्रेडमार्क किया हो उसको प्रोडक्ट को ऐसा। तो वो सब इधर से ही आता है सर, जो एक्सपीरियंस है उधर से ही सब निकलता है। और आपने देखा है पॉजिटिव अल्फा तो गिवन है हमारे हर एक प्रोडक्ट में ना, नॉट ओनली म्यूचुअल फंड, हमारा PMS AIF या तो हमारा लॉन्ग शॉर्ट जो हमारा स्ट्रेटेजिक फंड है, वो सब में हमने पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। तो कोई एक ऐसी यूनिक चीज़ जो समीर जी के बारे में आपको लगता है कि बड़ा यूनिकनेस है उसमें? तो उनका मुझे याद है, मैं जब ज्वाइन किया था तब तक तो मैं सर्विस करता था उनको, तो उनकी थिंकिंग मुझे इतनी पता नहीं थी। पर जब मैंने उनको ज्वाइन किया अलायंस में, तो उन्होंने पहली चीज़ मुझे बोली कि आप ये गलतफहमी में मत रहना कि आपको सिर्फ अच्छे स्टॉक निकालने हैं, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि क्या नहीं लेना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, क्या खराब है इस मार्केट में, क्या वैल्यूएशंस खराब है, क्या इंडस्ट्रीज खराब है, क्या मैनेजमेंट खराब, ये सब पहले आप डिसाइड कर लीजिए, उनको परे कीजिए और फिर जो रह जाए फिर उसमें रिसर्च कीजिएगा, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा। तो वो तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ही बैठ गया। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है खराब क्या होता है, अच्छा कभी नहीं पता होता। जो जैसे मैं बोलता हूँ मैन्युफैक्चरर किसी से मिलता हूँ, जो हमारे क्लाइंट वगैरह हैं, उनको बोलता हूँ आपका प्रोडक्ट खराब है क्योंकि उसमें डिफेक्ट है, पर वो कोई अच्छा इसीलिए होगा कि डिफेक्ट नहीं है तो अच्छा है। तो आपको पता है कि खराब इज डिफेक्ट, नॉट हैविंग अ डिफेक्ट इज गुड। सो मैंने कहा ये जो थिंकिंग है वो अलग ही है। और दूसरा उनका था कि हमेशा गेट द बिग पिक्चर राइट। मतलब जैसे होता है 40,000 ऑल्टीट्यूड व्यू आप ले रहे हो, तो कहते हैं वो बिग पिक्चर आपको बराबर पता चले ना, तो फिर आपको ये भी पता है कि कौन सी इंडस्ट्री ठीक रहेगी, कौन सी कंपनी ठीक रहेगी, कौन सा ट्रेंड पकड़ना है आपको। तो वो आई थिंक आर 2 डिफरेंट थिंग्स which I've learned from this man as such. So he's anyway a legend. Correct. तो ये जो एलिमिनेशन रिस्क है, ये चूंकि बाजार में बहुत सारी अच्छी कंपनियां ज़्यादा नहीं हैं, लाइक खराब कंपनियां काफ़ी ज़्यादा है, लाइक तो इसके बारे में आपका मतलब ये एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बोलेंगे। तो आपने एक्चुअली सही बोला, खराब ज़्यादा है और अच्छी कम है, लेकिन एक्चुअली अच्छे का पता नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि अच्छा होता है जहाँ पे कोई खराब ना हो, कोई बुरा ना हो, वही अच्छा होता है। ठीक है, एक्चुअली लाइफ की फिलॉसफी भी है। मैं अगर आपको बोला आदमी चोरी करता है तो आप बोलोगे खराब है, मैं बोलूँ चोरी नहीं करता तो आप ये तो नहीं बोलोगे कितना अच्छा आदमी चोरी नहीं करता है उसमें कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो पहले समझ लीजिए। तो हमने क्या किया, हमने इंडेक्स देखा NSE 500, और NSE 500 में हमने ये देखा कि 1/3 जो कंपनी है बहुत बढ़िया करती है। मतलब बहुत बढ़िया, मतलब आपको जैसे हमने तो क्या किया, एवरी ईयर उनको एक का रिटर्न देखा और उनको रैंक किया। तो 150 कंपनी का पिछले 20 साल में रिटर्न था 23,000 टका।
150वीं कंपनी का, 150वीं कंपनी का। और आप थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाएगा, 22,800 ऐसे कुछ था, तो आप होल्ड मत कीजिएगा, पर मोटा मोटी इतना था। इंडेक्स का रिटर्न उस समय 20 साल में था 1610, वो तो मुझे फिगर याद है क्योंकि वो तो देखता हूँ मैं। तो 1610% के सामने 23,000 यहाँ पे मिला आपको 150वीं कंपनी में। 200वीं कंपनी देखते आप तो उसका 3100 का रिटर्न था, 3150 ऐसे आसपास था, ऑलमोस्ट डबल थी उससे। तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी कंपनी अच्छा करती हैं। ये नहीं है कि आपको सिर्फ टॉप 10 में रहना है, टॉप 20 में रहना है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां अच्छा करती हैं। तो आपको ये होना चाहिए कि आप लिबरली, मतलब बेरा सोचे बगैर आप रिजेक्ट कर सकते हैं कंपनी को, और फिर आपके सामने और भी कंपनियां होंगी। लेकिन अगर जो आप बॉटम 200 देखें, जो नीचे की 200 कंपनियां थी, वही थी जो आपका रिटर्न ले जाती थी। आप 300वीं कंपनी का रिटर्न देखें तो 51% रिटर्न था सिर्फ। दैट्स इट। 1500-1600 के सामने 51% रिटर्न। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये जो बॉटम की 200 हैं, इनको आप कैसे अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि यही जो है आपका रिटर्न पुल डाउन कर रहा है। तो हमने फिर ये कंपनी ली, और 1/3 कंपनी हमेशा अंडर परफॉर्म करती थी इंडेक्स को। तो हमने बोला ये कंपनी खराब है, अभी इनमें से निकालो क्या क्या चीज़ें खराब है। तो एक तो हमने देखा कि जो थीम है वो खराब होती थी। थीम मतलब जो आपको एक टेलविंड चाहिए होती है हमेशा आपके स्टॉक या इंडस्ट्री के लिए, जो आपको मल्टी ईयर टेलविंड होनी चाहिए, जो आपके स्टॉक को अर्निंग्स ग्रोथ के साथ ग्रो करे, और ऑल्सो जैसे जैसे कंसिस्टेंसी है रीरेट करते रहे। तो इसके लिए आपको टाइम पीरियड चाहिए होता है, ठीक है। तो एक तो वो था, कोई थीमें खराब थी तो हमने बोला वो रिजेक्ट कर दो। तो इंडिया में, हिंदुस्तान में फॉर्चुनेटली बहुत बड़ी सारी थीमें हैं। फाइनेंशियलाइजेशन थीम, कंजम्पशन थीम, फैक्टर कॉस्ट एडवांटेज थीम, फिर आपकी केपेक्स थीम, डिफेंस थीम, बड़ी सारी थीम है, ठीक है। तो वो कंफर्टेबल था। दूसरा हमने देखा कि थीम तो ठीक है, लेकिन जो डायनेमिक है उसमें वो जरा गलत है। जैसे उसका एग्जांपल दूं, जैसे मेटल अभी बहुत बढ़िया इंडिया के लिए, केपेक्स होने वाला है इंडिया में, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं बनती। केपेक्स तो होगा, अगर जो केपेक्स होगा तो मेटल की बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन मेटल का प्रॉब्लम है सिक्लिकलिटी। तो आपको बॉटम में लेना पड़ेगा और ऊपर में बेचना पड़ेगा। शायद भगवान ही ये कर सके, इंसान तो नहीं कर सकता। तो हमने बोला चलो जी सिक्लिकलिटी आउट, दूसरा हो गया। तीसरा था डिसरप्शन। अभी डिसरप्शन में क्या होता है, थीम अच्छी है, सब अच्छा है, सिक्लिकलिटी भी नहीं है, लेकिन एक नया प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी आने वाली है जो उस थीम को डिसरप्ट करेगी। जैसे ऑटो हो गए, बहुत ही बढ़िया है, पर कैपिटल इनकम बढ़ने वाली है, आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ने वाला है, लेकिन ऑटो में कंपटीशन आ रहा है ईवी से, हाइब्रिड से, हाइड्रोजन से। तो आप जानते हो कि यहाँ पे बहुत ही मार्केट होने वाला है। आपको टेलीकॉम का तो याद होगा, जब एक जियो आ गया था तो कितना मार्केट हुआ था, वही लग रहा है हमें यहाँ पे होगा। इसलिए आप अवॉइड कीजिए। जैसे मैंने बोला लिबरल रहिए। तो हमें लोग बोलते हैं आपने तो पूरा टाटा मोटर का मुंह मिस कर दिया। हमने बोला हाँ, पिछले 3 साल का मिस कर दिया, लेकिन उसके पहले जो 20 साल जो गिरा है वो स्टॉक, वो भी हमने मिस किया था। तो इसलिए डोंट बी टू टेकन अवे, हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। तो एनीवे, तो वो हो गया डिसरप्शन। चौथा है मैनेजमेंट। नथिंग गुड कैन कम फ्रॉम अ बैड मैनेजमेंट, पीरियड। मैं आपकी रिकॉर्डेड है इसलिए मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा यहाँ पे, बट दैट्स अ गिवन। मैनेजमेंट इज लाइक दैट प्रोवर्बियल टेल ऑफ अ डॉग, कभी सीधा नहीं होता, हमेशा टेढ़ा ही रहता है। आपको चेंज ही करना पड़ता है मैनेजमेंट टू गेट द कंपनी गोइंग। तो ये हो गया चौथा। पांचवा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लोग बोलते हैं कि आपने बैड मैनेजमेंट निकाल दी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बैड निकाल दी। नहीं होता है वैसा। सर्टेन कंपनीज में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखने पड़ते हैं, आपको उनका ऑडिट कमेटी देखनी पड़ती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देखने पड़ते हैं, कितने इन्फ्लुएंशियल है, क्या हो रहा है। तो वो सब देख के आपको डिसाइड करना पड़ता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है कि नहीं है। और काफ़ी ऐसी कंपनियां निकलती हैं अच्छे अच्छे ग्रुप में, जो अच्छे अच्छे ग्रुप हैं उनमें भी कंपनियां होती हैं जहाँ पे बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है। वहाँ पे भी अगेन एग्जांपल नहीं दूंगा मैं आपको कि काफ़ी सेंसिटिव होती है। छठा है अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग में अगर जो ओपेक, और ये हमने हमेशा देखा है, जब ट्रांसपेरेंट होता है ना अकाउंटिंग, तो आप वैल्यूएशन भी दिल खोल के देते हो उस कंपनी को। भाई आपको पता है जो दिखा रहा है वही है, जो दिख रहा है वो एक्चुअल है। और जब ओपेक होती है, लाइक आप देखिए काफ़ी सब्सिडीज होती हैं, आर्म्स लेंथ बोलते हैं लेकिन होता नहीं है ट्रांजैक्शन वगैरह, ग्रुप कंपनियां होती हैं जहाँ पे आप देख रहे हो, तो उन सब में हमेशा वैल्यूएशन डिस्ट्रक्शन ही होता है, और उल्टा वैल्यू डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतना गलत हो रहा होगा कि आपको पता भी नहीं कि एक्चुअल प्रॉफिट है कि लॉस है कि क्या कर रहे हैं। तो वो सब अवॉइड करते हैं। उल्टा हमारे एनालिस्ट को हम बोलते हैं कि ये जो छठा फैक्टर है इसमें आप बहुत ही कंसंट्रेट कीजिए, बिकॉज हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं चाहिए बाद में कि आपने देखा नहीं था और निकल आया। तो अभी आप सोचिए, जब हमने चालू किया था 2005 में, तो हमने जब 500 कंपनी यहाँ पे डाली इसके थ्रू, ये सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू,
तो ये जो पहले वैसे 8 फैक्टर हैं हमारे, तो दूसरे 2 की बाद में बताऊंगा, वो सबसे बढ़िया फैक्टर हुआ। Okay. तो जो 6 फैक्टर के बाद सिर्फ 200 कंपनियां रह गई थी, 300 कंपनियां ऊपर निकल गई। अभी बाकी जो 2 फैक्टर हैं वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म है। Okay. और वो एक्चुअली फैक्टर आर वेरी क्रूशियल बिकॉज वो हमारे पोर्टफोलियो को फ्रेशनेस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेंड कैच करते हैं। तो इसलिए हमारा अल्फा जो आप देख रहे हैं वो फ्लूक का नहीं है, वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस की वजह से। तो लास्ट 2 फैक्टर मैं बता दूं आपको। एक हम बोलते हैं मीडियम टर्म ट्रिगर्स, जो बेसिकली कुड बी M&A एक्टिविटी हो गई, या तो कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आने वाला है वो उसकी वेट कर लो, या तो कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन आने वाला है तो उसकी वेट कर लो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो वो सब होते हैं मीडियम टर्म ट्रिगर। और लास्ट वाला जो है वो है वैल्यूएशन। आप सोचिए, हमने हमारे एनालिस्ट को बोला है कि आप वैल्यूएशन बिल्कुल मत देखिए, 7 फैक्टर के बाद जो बच जाता है उसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं, उसके पहले बात ही मत कीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलेंगे, हमारे पास आके बोलेंगे सर वैल्यूएशन तो सस्ता है लेकिन मैनेजमेंट बहुत चोर है, तो हम आपको बोलेंगे भैया मैनेजमेंट चोर है इसीलिए वैल्यूएशन सस्ता है। तो आप वैल्यूएशन सीधा एंड में देखिए, जो बच जाती है उन्हीं कंपनी पे अप्लाई कीजिए। अभी हर एक फैक्टर पे कंपनियां रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। ये जो लास्ट 2 फैक्टर हैं, कम से कम उस समय 50% कंपनियां वहां रिजेक्ट होगी, तो हमारे पास रह गई थी 90 से 100 उस समय। अभी आप सोचिए, आज की तारीख में भी हमने 1000 और कंपनियां डाल दी होंगी ऊपर, और हमारे पास आज की तारीख में 120-130 का ही पूल है, लेकिन वो पूल बड़ा डायनेमिक है। वो ऐसे स्टैटिक पूल नहीं है जो 2005 में, तो शायद ही वो कंपनियां होंगी हमारे पास हैं, पर इतनी नहीं है। पर ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता है। अभी एग्जांपल दूं आपको, जैसे एशियन पेंट्स 2005 में नीचे तक आ गया, लेकिन 2018 में जब सब वैल्यू के लिए भाग रहे थे, सेफ्टी ढूंढ रहे थे, सॉरी ग्रोथ के लिए भाग रहे थे, सेफ्टी ढूंढ रहे थे, तो ये स्टॉक 70-80 का पी हो गया था 20% ग्रोथ के लिए। तो हमने बोला भैया ये तो बैठता नहीं हमारे पैरामीटर में, तो वैल्यूएशन में रिजेक्ट हो गया। फिर 2023 में ग्रासिम जी आके बोले कि हम तो इतनी बड़ी कैपेसिटी डाल रहे हैं, डिसरप्शन करेंगे, तो अभी वो ट्रिगर के ऊपर चला गया। तो सोचिए, अभी उसको 2 पड़ाव पार करने हमारे पोर्टफोलियो में आने के लिए, तो उसको तो टाइम लग जाएगा। तो ये है हमारी फिलॉसफी। और उल्टा ट्रेंड भी कैच करता है, जैसे मैंने बोला, सपोज वैल्यू बिकम्स एक्सपेंसिव, तो वैल्यू स्टॉक वैल्यूएशन पे रिजेक्ट होते रहेंगे, और ग्रोथ स्टॉक शायद चीप लग रहे हैं तो ग्रोथ स्टॉक बाहर आ जाएंगे। तो मेरा फंड मैनेजर वेरी क्लियर कि अभी मुझे इंडस्ट्री डिसाइड नहीं करनी, मुझे ट्रेंड नहीं डिसाइड करना, ये पूल है इसमें से डिसाइड करना है क्या करना है। तो मेजॉरिटी ऑल एस्पेक्ट इसमें कवर हो जाते हैं, सब कवर हो जाता है, सब कवर हो जाता है। अभी मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि कैसे उसको कितना लार्ज कैप डालना है, कितना स्मॉल कैप डालना है, कितना मिड कैप डालना है, और वो भी जो डिसाइड होता है वो हमारे बाजार के ट्रेंड से होता है। मतलब हमने वेरी क्लियर दो डिस्टिंक्शन कर रखे हैं हमारे पोर्टफोलियो में। एक है गुड स्टॉक्स विच वी कॉल एज हाई कॉन्फिडेंस एंड रीजनेबल रिटर्न स्टॉक्स, ये मोस्टली लार्ज कैप आते हैं यहाँ पे। और दूसरा है इमर्जिंग गुड स्टॉक्स विच इज रीजनेबल कॉन्फिडेंस एंड हाई रिटर्न्स, बिकॉज ये वाला जो है पोर्टफोलियो हाई अल्फा हाई बीटा पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अभी मैनेजर को हमने ये बोला कि देखो बाजार चलता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे लोड अप कर दो, बाजार अगर जो आपको डाइसी लग रहा है तो ये कम करके यहाँ लोड अप कर दो, ये क्योंकि आपका लो बीटा लो अल्फा है, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते रहते हैं और वो मिक्स और मैच चलता रहता है हमारा। आई थिंक वो एक और अलग तरीका है हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करने का। काफी इंटरेस्टिंग। और आपने जो बोला तजुर्बा 30 साल का, ये सब इधर ही आता है। तो अभी हम तो अभी हम देख रहे थे कि आपने अभी एक नया फंड ला रहे हैं जो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर है। तो अब ये जब आप चॉइस करते कि अभी हमको कौन सा फंड लाना है, तो ये फंड लाने के पीछे आपका क्या फिलॉसफी? तो हमने जब हमारा पहला फंड लॉन्च किया था फ्लेक्सी कैप, और फ्लेक्सी कैप जो हमने लॉन्च किया था वो किया था हमने नवंबर में, और हमने यही तब भी ये बोला था, बाय द वे फ्लेक्सी कैप इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि हमारे सारे जो फंड है वो फ्लेक्सी है। जैसे मैंने बोला कि जो मिक्स एंड मैच होता है वो एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द मार्केट ट्रेंड होता है। ऐसा नहीं होता कि 50% मुझे लार्ज कैप रखना है, 25 स्मॉल, 25 मिड, स्टैटिक नहीं है। 40% लार्ज कैप हो सकता है, 60% मिड एंड स्मॉल हो सकता है, वैसा भी हो सकता है हमारा। तो इतना वेरिएशन होता है, इसलिए हमने बोला फ्लेक्सी बेस्ट है। जब हम लाए थे तब हमने बोला था कि हम आपको ओवरलोड नहीं करेंगे विद फंड्स, हम सिलेक्टिवली लाएंगे, जो जरूरत होगी बाजार की उस समय की वैसे ही फंड लॉन्च करेंगे। फिर हमने अगला लॉन्च किया हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड, वो मार्च में लॉन्च किया था। मार्च तक हमें पता चल गया था कि ये जो 2024 है वो काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है, और इसलिए हमने सोचा था एक हम लो बीटा फंड लॉन्च करेंगे जो हमारे इन्वेस्टर जो हैं, जो हु आर लुकिंग फॉर अ लो बीटा, दे शुड बी सेफली इन्वेस्टेड इन दैट। तो वो हमारा रीज़न था। जो आपने ये बोला हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज वाला, वो हमारा थिंकिंग यही था कि हमने बोला देखो, इसलिए हमने वेट की कि आपके रिजल्ट आ जाएं इलेक्शन के, उसके बाद क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चाहिए थी यहाँ पे। तो एक चीज़ गिवन है
कि हमारा जो जीडीपी है जो $3.5 ट्रिलियन है आज की तारीख में, वो अगले 7 साल में 6-7 साल में डबल हो जाएगा लिटरली। तो आप बोल रहे हैं कि $7 ट्रिलियन बाय 2030, ओके, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। अगर जो आप हिस्ट्री में जाके आप ऐसी सब कंट्रियां देखें जहाँ पे ये सब हुआ था, राइट, जैसे यूएस था 70s से मिड 80s तक ऐसे मूव आए थे, या तो आप चाइना देख लीजिए जो 2000 से 2010 तक ऐसे मूव आए थे। 2 ही कंट्रियां बाय द वे फॉर्चुनेटली जहाँ ऐसे मूव आए थे। इंडिया तीसरी होगी ऐसी जब 5 ट्रिलियन क्रॉस करेगी तो एनीवे, तो ये 2 कंट्रीज अगर जो आप देखें, और एक्चुअली हमारा एक हम बिलीव करते हैं कि what you learn from history is you don't learn from history, but we try to। और हिस्ट्री आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, जो इतिहास में हुआ है वो हमेशा रिपीट होता है, राइट। तो इसलिए हमने देखा कि ये टाइम में फाइनेंशियल सर्विसेज वाज द बेस्ट परफॉर्मर फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट। अनफॉर्चुनेटली वो कंट्रीज में फाइनेंशियल सर्विसेज आर लिमिटेड टू मेनली बैंक्स। यूएस में तो बैंक्स ही थे कि 70 की बात कर रहा हूँ, एनडीएफसी थोड़े बहुत थे, इंश्योरेंस वाले थे, री इंश्योरेंस थे, ऐसा सब था। लेकिन यूएस अपने चाइना में तो मेनली बैंक्स ही थे, क्योंकि बैंक्स वहाँ पे एनडीएफसी गवर्नमेंट डोमिनेटेड है तो सेक्टर, तो इसलिए बैंक्स ही थे ज़्यादा। अभी आप इंडिया में देखिए कितनी वाइब्रेंसी है। बैंक्स तो एक हो गए, लेकिन आपके एनबीएफसी सब भरते रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज है, इंश्योरेंस कंपनी, आप नाम लीजिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो मतलब ऑटो फाइनेंस कंपनीज है, आप नाम लीजिए और वो कंपनियां हैं हमारे में। तो हमें ये वाइब्रेंसी चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि आपके पास चॉइस ज्यादा हो जाते हैं, लिमिटेड नहीं होते बैंक्स के। हर सेक्टर में सब सेक्टर है। हाँ जी, हर सेक्टर में एक सब सेक्टर, राइट, वेरी ट्रू। तो आपके पास बड़े सारे चॉइस हैं। और दूसरा, फाइनेंस क्यों अच्छा करता है जब जीडीपी ग्रोथ है? क्योंकि फाइनेंस एक्चुअली बैकबोन होती है जीडीपी ग्रोथ की, क्योंकि आपको फाइनेंस ये होता है कंजम्पशन के लिए और फाइनेंस ये होता है केपेक्स के लिए। कंजम्पशन के चलते आपके केपेक्स बढ़ते रहते हैं, तो एक वर्चुअल साइकिल सा बनता है और ये दोनों को फीड करता रहता है। तो इसके लिए तो बहुत ही बढ़िया। और अगर जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आता है तो यहाँ पे तो सोने पे सुहागा हो गया, जो हमें अगले साल से लग रहा है कि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होगा। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सेक्टर अगले 4-5 साल के लिए तो गिवन है कि यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं इस सेक्टर से। और मैंने पहले भी हमारे प्रेजेंटेशन में भी है कि आप अगर जो हिस्ट्री में भी देखें तो पिछले 20 साल में डिस्पाइट लास्ट 4 साल अंडर परफॉर्मेंस के, फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया एज कम्पेयर टू द इंडेक्स। आपने जैसे 2 हिस्ट्री के एग्जांपल दिए, एक यूएस में दिया है, एक आपका चाइना का दिया है। सो यहाँ पर भी फिनेंशियल एज ए सेक्टर ने वेल्थ क्रिएट किया है। आप उसमें कहीं पे देखते हैं कि द बिगेस्ट बिलियनियर्स आपको कहीं से ये सेक्टर से दिखते हैं। आपकी क्या राय? बिल्कुल, एक्चुअली आप वो तो हमने डेटा पॉइंट डिस्कस भी किया, हमारी धन की बात करके हमारा एक हुआ था समीर और मेरा, तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि आप फोर्ब्स की लिस्ट उठा लीजिए, बिलियनर्स की लिस्ट उठा लीजिए, आप कोई भी अभी टॉप 500 बिलियनर्स देख लीजिए, रिच पीपल देख लीजिए, 1/3 to 2/3 इसी सेक्टर में से आते हैं। और दूसरा जो मैं एक्चुअली हमेशा बताता हूँ कि वॉरेन बफेट जी भी, उनका मेजर वेल्थ क्रिएशन फाइनेंशियल सेक्टर्स में था, और वो भी 70s में किया था। तो ऑब्वियस है कि ये सेक्टर तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, इसलिए हमें तो बड़ा वाइब्रेंट लग रहा है। तो अगर किसी को अगले 10 साल 1 डिकेड के लिए स्ट्रक्चरल स्टोरी अगर प्ले करना है, तो आपको लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज एक स्टोरी में से आ सकता है? जी, एक्चुअली हमें 4-5 साल बढ़िया लगते हैं, उसके बियॉन्ड जी एक्चुअली हम भी यही बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म जैसी चीज नहीं होती। लॉन्ग टर्म एक सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म्स एडेड टुगेदर होके ही लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि आपका 1 साल आगे का 1 साल आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आराम से। वो आपने प्रिडिक्ट कर लिया, फिर बाद में उसके बाद एक और साल प्रिडिक्ट कीजिए। तो ये शॉर्ट टर्म करके ही लॉन्ग टर्म होता है। इसलिए हमें लग रहा है कि 4-5 साल, विच इज वेरी मच विजिबल एंड प्रिडिक्टेबल, हमें लग रहा है कि ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा होगा। 4 साल के बाद फिर से मिलते हैं और बताते हैं आपको कि अगले 4 साल कैसे दिखते। बट अभी जैसे मान के चलो, अगर हम इंडिया की स्टोरी देखते हैं तो रिलेटिव इंडिया, और अगर हम बाकी दूसरे देश भी देखते हैं तो इंडिया कैसे आज की तारीख में कैसे प्लेस्ड है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अदर कंट्रीज? सी देखिए, इंडिया एक्चुअली अभी तक डिस्प्रपोर्शनेट शेयर गार्नर किया है एफआई फ्लोज का। मतलब मैं 2023 की बात करूं या 2020 की बात करूं या 21 की बात करूं, 22 में तो सबका आउटफ्लो हुआ था। आई थिंक 60 बिलियन रीजन से आउटफ्लो हुआ था, इंडिया में से 20 हुआ था, 21 हुआ था शायद। लेकिन पिछले जो उसके पहले 2 साल थे वो सब जगह से रिडीम हुआ था, इंडिया में इन्फ्लो आया था, तो वैसा था। तो 23 में भी यही हुआ। पर आप ये देखिए
अभी 24 में अलग है स्टोरी, क्योंकि 24 में चाइना ओपनिंग वाला वो सब की बात चल रही है, तो वो साइड पर ही रखिए आप अभी के लिए। लेकिन दूसरा आप ये हिसाब से देखिए कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होने वाली है, ऑलमोस्ट 1/5 to 1/4 कंट्रीब्यूशन टू द डेल्टा एवरी ईयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी इंडिया से आएगा। ओह, तो इतना अगर जो आपका कंट्रीब्यूशन मोटा होने वाला है ग्लोबल ग्रोथ में, नोबडी कैन इग्नोर इंडिया। इनफैक्ट हमारा तो यही कहना है कि जो आपने नेगेटिव फ्लोज देखे वो शायद आज से ही टर्न अराउंड हो जाए, आपके एफआई के पॉजिटिव फ्लोज चालू हो जाए, क्योंकि ईयर टू डेट आई थिंक एफआई ने शायद 3-3.5 बिलियन का सेलिंग किया है, मोटा लास्ट 2 महीने में ही किया है जो किया है। हमें लग रहा है कि अभी यहाँ से टर्न अराउंड काफ़ी पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ एफआई फ्लोज, एंड दिस इज द रीज़न कि आप ऐसी जो इकोनॉमी मूव कर रही है स्पेस पे, यू कैन नॉट इग्नोर। एंड मार्केट कैप पीछे नहीं रहेगा, तो अगर जीडीपी ग्रोथ अगर है तो उसको कहीं ना कहीं मार्केट कैप ग्रोथ बिल्कुल कैचअप करना पड़ेगा, और वो चढ़ता ही रहेगा। लाइक बीच में एक डेटा पॉइंट आया था कि अभी 5 ट्रिलियन हो गया, हमारी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, तो ज़्यादा नहीं हो गया। मैं तो कह रहा हूँ अभी चालू है, अभी आई डोंट थिंक कि ये तो आपका जैसे जैसे आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपके पार्टिसिपेशन बढ़ेगा मार्केट का, डोमेस्टिक का भी जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही एफआई आएगा तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन तो हो गई होगा। कोई ऐसा रिस्क फैक्टर आपको इंडिया में लगता है जो थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसके तरफ? जी, एक रिस्क फैक्टर यही है कि जो बजट आने वाला है उसमें थोड़ा हमें जो नॉर्मली आपको गोल पोस्ट नहीं शिफ्ट करनी चाहिए। कैपिटल गेन्स टैक्स एक ऐसा सेंसिटिव गोल पोस्ट है जो अगर जो आप ज़्यादा टिंकर अराउंड करेंगे उससे तो ऑब्वियसली बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट कर सकता है, नॉट ओनली डोमेस्टिकली बट ऑल्सो अब्रॉड। और एक्चुअली आज की तारीख में तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अट्रैक्ट करे फॉरेन कैपिटल, और ये जो आपका जो एफआई का कैपिटल आता है, सी एफडीआई का क्या होता है कि ये लोग एक फंड चालू करते हैं अब्रॉड और फिर बोलते हैं इंडिया में इंफ्रा में हम इन्वेस्ट करेंगे, पर उनका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होता है वो फंड पीरियड के हिसाब से। तो अगले 5-7 साल में अगर उन्होंने 100 डाले हैं तो कम से कम 300 वो निकाल के ले जाके जाएंगे, क्योंकि वो फंड बंद हो रहा है तो उनको वापस चाहिए पैसे। लेकिन एफआई फ्लो ऐसा नहीं रहता, आपने देखा है कि कैसे आस्ते 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 बढ़ता ही रहता है, कभी बाहर जोड़ों का जाता नहीं है, 1-8 बिलियन 1-8 महीने में चला गया, लेकिन ऊपर ओवरऑल बढ़ता ही रहता है। तो ये आप सोचिए कि आपको वो अट्रैक्ट करना है, और वो अगर जो आप कैपिटल गेन्स के साथ आप टिंकर करेंगे, स्पेशली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ, तो ऑब्वियसली काफ़ी उथल पुथल हो सकता है मार्केट में। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट नेगेटिव इंडिया स्पेसिफिक। ग्लोबली ऑब्वियसली ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चालू हैं वो तो वही हैं, लेकिन आई थिंक चाइना ताइवान अगर जो कुछ हुआ तो जाके वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो आज की तारीख में लगता नहीं है, वो बहुत ही आउटलायर लग रहा है। तो चूंकि हम मिल रहे हैं, यू आर द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो प्लान है, क्या विजन है, क्या आप थोड़ा कलर दे सकते हैं? सो एक्चुअली ये जो चुनाव के जो नतीजे हैं उसके चलते तो हम बहुत ही बुलिश होंगे। जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल सर्विसेज एक फंड लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अगला हमारे जो होंगे वो ऑब्वियसली एक लार्ज मिड कैप हमारा एक लॉन्च आने वाला है, फिर हमारा एक स्मॉल कैप मिड कैप दोनों अलग से आने वाले हैं। फाइलिंग ऑलरेडी हो गई है हमारी, तो अब जब अप्रूवल आएगा तब हम लॉन्च करेंगे। तो हमें लग रहा है कि अगर जो एक बार बजट आउट ऑफ द वे हो जाए तो काफ़ी अच्छी आपको चढ़ाव देख सकते हैं हमारे मार्केट में कंसिस्टेंटली। मतलब ऐसा नहीं कि एक साल चलेगा और फिर गिरेगा, हमें लग रहा है कि कंसिस्टेंट एक रिटर्न आपको देख सकता है बाजार में। जैसे मैंने बोला इंडेक्स ही हमें लग रहा है कि प्रॉब्ली आपके पैसे डबल कर दे, तो अल्फा मैनेजर तो ज़्यादा ही देगा आपको, तो वैसा है। तो बस दैट इज़ व्हाट आवर प्लान्स आर। आज की तारीख में तो इतनी विजिबिलिटी है, उसके बाद में देखते हैं। करेक्ट। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि 2024 थोड़ा इवेंटफुल ईयर रहेगा। हाँ जी। तो उसमें पहला इलेक्शन हो रहा है, इवेंट, सेकंड इवेंट हो रहा है आपका बजट, थर्ड इवेंट भी शायद जो यूएस का इलेक्शन है वो भी एक इवेंटफुल इवेंट आप मानते हैं? वो एक्चुअली दोनों में से कोई भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एज लॉन्ग एज इंडिया इज फ्रेंडली, पूरी दुनिया हमारे साथ खुश रहेगी, तो मुझे उसमें फ़र्क नहीं लगता। पर मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट का एक बड़ा पड़ाव है जो क्रॉस करना है हमें। आज की तारीख में इंडिया को ऑप्शन होता है तो इंटरेस्ट रेट कब के काट दिए होते, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी वेरी हाई है, हमारा इन्फ्लेशन कम है लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इसलिए रियल इंटरेस्ट रेट काफ़ी हमारे बढ़ गए हैं। आज की तारीख में इकोनॉमी में इम्पैक्ट इतना नहीं आ रहा है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन नहीं आ रहा है, पर सस्टेन रहा तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया अकेला नहीं इंटरेस्ट रेट काट सकता, इंडिकेशन आएगा यूएस से, और यूएस का प्रॉब्लम है सर्विस इन्फ्लेशन। वो जब तक कम नहीं होता वो यूएस आई डोंट थिंक विल टेक अ कॉल। तो हमें ऐसा लगा जब पहले ही जब मार्च में हमने डिसाइड किया
तब हम वेरी क्लियरली बोल रहे थे सबको कि हमारे रोड शोज वगैरह में भी कि हमें नहीं लगता कि 3 कट होंगे, हमें लगता है 1 कट, और वो भी हमने लास्ट क्वार्टर बोला था। अभी तो वहाँ पे थिंकिंग हो गई है दिसंबर में ही होगा तो होगा, और वो भी 1 कट ही होगा। तो आई थिंक वो एक बड़ा पड़ाव है जो क्रॉस करना है, तो इसलिए थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी। ओके ओके। तो अभी जैसे आप है, समीर जी है, आलोक जी है, अभय जी है, ऑल 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लस आते हैं। तो एक चीज़ जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हम जब बात करते हैं तो इसमें व्हाट इज़ द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड फैसेट्स ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में? तो जैसे मैंने बोला कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक प्रेडिक्टेबल पीरियड के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। इसीलिए थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको एक प्रेडिक्टेबिलिटी दे देती हैं आगे के चलते कि भैया एवरी ईयर आपको ग्रोथ दिख रहा है। दूसरा ये है कि जैसे मैं हम सबको एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब मैनेजमेंट्स को मिलता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि आपको ये अपना ये क्वार्टर कैसे दिख रहा है, तो उनको बराबर पता होता है कि भैया इतना मेरा टॉप लाइन ग्रोथ इतना हो सकता है, मार्जिन इतना होगा, ऐसे करके वो बता देते हैं। पर जब मैं बोलता हूँ कि आपको 1 साल कैसा दिखता है, तो 1 साल में वो गैस करते हैं। वो कहते हैं कि इतना टॉप लाइन ये बैंड के बीच में आ सकता है, ग्रोथ मार्जिन ये बैंड के बीच में आ सकता है, मेरा डेप्रिसिएशन इतना हो सकता है, ये सब करते। पर जैसे मैं 5 साल की बात करता हूँ तो वो तो पूरा ऑल ओवर द प्लेस हो जाते हैं। वो बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ इतना रहता है, मैं जीडीपी से इतना ग्रो करता हूँ तो आगे भी इतना ग्रो करूंगा, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट रेट इतने होने चाहिए, मार्जिन इतना होगा, ऐसे करके। तो आप सोचिए कि मैं आउटसाइडर हूँ, उनके गैस को गैस कर रहा हूँ, तो मैं तो पूरा बिल्कुल ही ओवर द, और वो तो इनसाइडर है, उनको तो अपनी कंपनी पता है। तो आपको ये क्लैरिटी है कि वो भी 1 साल का ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं एक साल के हिसाब से ही प्रोग्रेस करूंगा। 1 साल से 2 साल मेरे प्रेडिक्टेबल है, आई होल्ड इट फॉर दैट मच। अगेन 1-1.5 साल के बाद मैं फिर से रिव्यू करूंगा अपनी पोजीशन। तो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हम जब लेते हैं स्टॉक तो हम बोलते हैं अगले 10 साल तक पकड़े रखूंगा। जैसे HDFC बैंक का एग्जांपल देते हैं, 2005 में हमने जब चालू किया हमारा फंड, तब लिया होगा हमने, और आज तक हमारे पास है। पर जब लिया था तब ये नहीं सोचा था कि पिछले अगले 19 साल तक मैं पकड़े रखूंगा। यही है कि एवरी क्वार्टर रिव्यू होता है, एवरी टाइम मैनेजमेंट को मिलते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो सब रिव्यू प्रोसेस कांस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए। लेजीनेस नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में। ओके। और पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम सबको बोलते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रोफेशनल मैनेजर के पास जाइए, क्योंकि एक बार लेके आप ले लेंगे स्टॉक तो वो इट डजंट वर्क बेसिकली। तो कोई ऐसा सीक्रेट सॉस टू बिकम गुड इन्वेस्टर्स, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स? एक चीज जैसे मैंने पहले ही बोली कि एक जो आपको हमेशा यही ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका जीरो हो सकता है, कैपिटली जीरो हो सकता है। तो इसलिए पहले क्लियर कर दीजिए कि आपको किस में नहीं डालना, और फिर जैसे हमने बोला हमारे तो 8 पैरामीटर है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि ये सब नहीं लेने हमें। तो जब ये आउट हो जाते हैं तो जो रह जाता है वो ऑब्वियस बैड नहीं होता उसमें। और हमेशा डाइवर्सिफाइड रखिए पोर्टफोलियो। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो कैन बी अ वेरी हार्मफुल वन, प्रोवाइडेड आई मीन अगर जो आपके बेट गलत हो गए तो एक बेट विल टेक अवे ऑल योर 10 स्टॉक्स का रिटर्न। सो इसलिए बस यही सब होता है। सिंपल होता है इन्वेस्टिंग, कॉम्प्लिकेट हम ही करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। क्योंकि अभी आपका ऑलमोस्ट 30-35 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, कोई ऐसे डिसीजंस पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में जो कोई एक अच्छा डिसीजन, कोई अच्छा डिसीजन शायद उस टाइम पे लग रहा था लेकिन हुआ नहीं है, एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ? बड़ा ही सबसे डिफिकल्ट सवाल आपने ये वाला पूछा। नहीं, जिससे प्यार किया उससे ही शादी की मैंने। नहीं जी, मेरे पास आई डोंट नो, अभी सोचा नहीं है इसके बारे में, तो ध्यान में कुछ आ नहीं रहा। वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल थिंक अबाउट दिस नेक्स्ट टाइम, आई विल हैव एन आंसर। ओके। तो रियली अप्रिशिएट, आई थिंक बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। प्लेजर, थैंक यू।